नमस्कार मित्रों, मैं राकेश कुमार। कोरोना क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का जीव विज्ञान विषय लेकर आया हूं, जो कि पिछले वीडियो में जैव विविधता चैप्टर चल रहा था। तो जैव विविधता से संबंधित ही आज का पहला सवाल है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। रेड डाटा बुक, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं लाल आंकड़ा किताब। पहला सवाल है रेड डाटा बुक। सवाल को भी मार देंगे। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का सवाल है। तो रेड डाटा बुक किसको कहते हैं, क्या है? जब कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर रहता है, कगार का मतलब खात्मा, समाप्ति, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जब कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर रहता है, तब एक सूची जारी किया जाता है, तब एक दस्तावेज जारी किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। परिभाषा सिंपल है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर रहता है, तब एक सूची जारी किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। ये जो रेड डाटा बुक है, इसे जारी IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसके द्वारा जारी किया जाता है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये संस्था के द्वारा ये रेड डाटा बुक जो है जारी किया जाता है। IUCN को अभी WCU के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, विश्व संरक्षण संघ। तो सबसे पहले आपको परिभाषा याद हुआ कि जब कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु विलुप्त के कगार पर रहता है, तब एक सूची जारी किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। और रेड डाटा बुक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। याद रखेंगे, रेड डाटा बुक की स्थापना 1964 में हुआ था, और रेड डाटा बुक जारी करने वाला देश भारत, न्यूजीलैंड, रूस और ब्रिटेन है। इसके अलावा और भी हैं। सभी देश ये आंकड़ा जारी करते हैं, ताकि जीव जंतुओं का, जितने सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, उसको बचाया जाए, उसे संरक्षण प्रदान किया जाए। तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। पहला सवाल हमारा यही था कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर रहता है, तब एक सूची जारी किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रेड डाटा बुक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। इसमें याद रखेंगे, जो आप अध्याय पढ़ रहे हैं जैव विविधता, इसमें पेड़ पौधा की प्रजाति और जीव जंतुओं की प्रजातियों के संरक्षण, महत्व, मानव के दैनिक जीवन में क्या क्या इसका इस्तेमाल है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, बाघ परियोजना से आप क्या समझते हैं। बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, ये बाघ परियोजना क्या है, किसको कहते हैं? बाघ परियोजना क्या है ये बाघ परियोजना? तो भारत में, जो हमारा भारत देश है, भारत में बाघों की संख्या में लगातार कमी होते जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1973 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा बाघों की सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया, एक योजना चलाई गई, जिसे बाघ परियोजना के नाम से जाना जाता है। बाघ परियोजना क्यों चलाया गया था? तो बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा। कब? 1973 में। परिभाषा आपका ऐसे प्रेजेंट करेंगे आप लोग। सवाल कह रहा है कि बाघ परियोजना क्या है, तो हम लोग जैसा कि मैंने अभी कहा
कि बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी में एक योजना चलाई गई, एक अभियान चलाया गया जिसे बाघ परियोजना के नाम से जाना जाता है। 2014 में बाघ की संख्या 2226 था, 2226, और अभी वर्तमान में बाघ की संख्या 2500 के आसपास है। वर्तमान में बाघ की संख्या 2500 के आसपास है। अर्थात हम सभी मानवों के द्वारा बाघों के बचाव हेतु, बाघों के संरक्षण हेतु पेड़ पौधा वृक्षारोपण का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। वनों की कटाई पर रोकथाम सरकार के द्वारा लगाई जा रही है, जिसके कारण उसका आवास में विस्तार हो रहा है, और आवास में विस्तार होने के वजह से बाघों की संख्या में आज वृद्धि देखने को मिला है। तो सबसे पहला जो बिंदु है, सवाल है कि बाघ परियोजना क्या है। जैसा कि आपने अभी सुना कि भारत देश में बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन कमी, गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन 1973 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु एक योजना चलाई जिसे बाघ परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1973 में जो ये बाघ परियोजना चलाया गया था, उस समय बाघ रिजर्व की संख्या 9 था, और अभी वर्तमान में बाघ रिजर्व की संख्या 50 है। सबसे ज्यादा बाघ रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो इस प्रकार से ये बाघ परियोजना का सवाल जो है समापन होता है। अगला सवाल है, जैव विविधता क्या है और मानव के जीवन में यह कैसे लाभ पहुंचाता है। सवाल है आपका, ये दीर्घ सवाल है। जैव विविधता क्या है, यह मानव के जीवन में किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जैव विविधता का परिभाषा हमने बताया था, प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। इसके अंतर्गत ज्ञात और अज्ञात सभी सजीवों को शामिल किया जाता है। तो ये जैव विविधता का परिभाषा हो गया, और कह रहा है सवाल कि जैव विविधता मानव के जीवन में किस प्रकार से ये लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। अभी आपने पढ़ा कि जैव विविधता, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जैविक और प्लस विविधता। तो जैविक में क्या क्या आया था, पेड़ पौधा और जीव जंतु, पेड़ पौधा और जीव जंतुओं की प्रजातियां। अब थोड़ा सोचेंगे कि पेड़ पौधा और जीव जंतु से क्या मानव को लाभ नहीं है। अर्थात ये सवाल कह रहा है कि जैव विविधता जो है मानव के जीवन में किस प्रकार लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। तो जैव विविधता मानव के जीवन में हर तरीके से यह लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। अब जैसे सबसे पहले सवाल हमारा कहता है कि जैव विविधता क्या है। परिभाषा आपने सुना, प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप, पादप का मतलब क्या होता है, पौधा, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। ये तीनों पर फोकस करें। पादप भी मानव के लिए काफी लाभकारी है, जंतु भी है। अब जैसे पादप की अगर बात करते हैं तो ये पादप जो पौधा है, जितने ही प्रकार के अनाज हैं या विभिन्न प्रकार की जो दवाइयां बनती हैं, और कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर प्रकृति के चारों ओर ढेर सारे जो पौधा की प्रजातियां हैं, उनसे हमें हर तरीके से लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे आज हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के संतुलित आहार को ग्रहण कर रहे हैं, तो वह कहां से प्राप्त हो रहा है, तो पादप से हो रहा है। और पादप से अनेक प्रकार की औषधियां भी बनाई जाती है। अगर हम जंतु की बात करते हैं तो जितने सारे जीव जंतु हैं, जीव जंतुओं के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार का दवाई बनता है, और साथ ही साथ में उन जंतुओं से दूध, अंडा, मांस, मछली यानी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उन जंतुओं से प्राप्त होता है। अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव से भी एंटीबायोटिक बनाया जाता है, पेनिसिलिन।
अर्थात कहने का मतलब ये कि बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, जिससे दवाइयां बनाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों के बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है और यह मानव के जीवन में कई तरीके से लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे अगर हम पहला बिंदु की व्याख्या करते हैं, पहला है उत्पादक। पहला बिंदु क्या है? उत्पादक। अब उत्पादक, प्रोड्यूसर, क्या है उत्पादक? किसको कहते हैं उत्पादक? तो जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उत्पादक कहलाता है। एग्जाम्पल में हो जाएंगे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे। हम लोग भोजन बनाते हैं कि पकाते हैं? तो हम लोग भोजन बनाते नहीं बल्कि पकाते हैं। भोजन स्वयं तैयार कौन करता है? पेड़ पौधा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। तो सबसे पहले पहला सवाल आपने पढ़ा कि रेड डाटा बुक क्या है और दूसरा सवाल आपने पढ़ा कि बाघ परियोजना क्या है। तीसरा सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा यहां लिखते हैं हम लोग। सबसे पहला बिंदु हमने कहा कि जैव विविधता मानव के जीवन में कई तरीके से लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। तो पहला पॉइंट में है उत्पादक। अब उत्पादक में आप इसमें लिखिएगा कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। और एग्जाम्पल में आ गया हरे पेड़ पौधे। ये हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके यह भोजन को तैयार करती है और मुख्यतः इसके बॉडी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और उत्पादक को इसीलिए उत्पादक को स्वपोषी के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है। उत्पादक को क्या कहते हैं? स्वपोषी। और उत्पादक का एग्जाम्पल क्या आ गया? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे। इस संसार में जितने भी सजीव हैं वह प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। इस संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं वह सभी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करता है? उत्पादक पर निर्भर करता है। उत्पादक दैट मीन्स हरे पेड़ पौधे। तो ये पहला पॉइंट जैव विविधता के अंतर्गत जो आया उत्पादक। दूसरा बिंदु, अब चलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण, परि जोड़ आवरण, पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। और अगर हम इस पर्यावरण की बात करते हैं, जैव विविधता पर्यावरण को संतुलित करने का कार्य करती है। दूसरा जो पॉइंट है वो पर्यावरण है। पर्यावरण है। पृथ्वी के चारों ओर घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण। और इस पर्यावरण को संतुलित करने का कार्य कौन करती है? जैव विविधता। क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत क्या है? तो पेड़ पौधा और जीव जंतु हैं। पूरे पारितंत्र को संतुलित करने का कार्य कौन करता है? तो जैव विविधता करता है। लेकिन मानव जो है आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों का क्या कर रहा है? अंधाधुंध कटाई कर रहा है। मानव आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों का क्या कर रहा है? अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिसके कारण बेमौसम बरसात हो जाता है। कभी सुखाड़ तो कभी दहाड़ देखने को मिल रहा है। आज पूरा पर्यावरण जो है असंतुलित हो चुका है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% वन की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी वर्तमान हमारे भारत देश में लगभग 24% वन है। लगभग 24% वन है। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत वन चाहिए? तो 33% वन चाहिए, लेकिन अभी भारत में है कितना? तो लगभग 24% है। सर्वाधिक वन भारत के मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा वन का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है, और जबकि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो जंगल है, सबसे ज्यादा जो वन है, मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। तो पहला पॉइंट आया पर्यावरण।
पहला पॉइंट उत्पादक और दूसरा पॉइंट पर्यावरण। पर्यावरण में क्या लिखेंगे? पृथ्वी के चारों ओर का घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण। और ये जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को संतुलित करने का कार्य कौन करती है? जैव विविधता। क्योंकि जैव विविधता के अंतर्गत पेड़ पौधा और जीव जंतु शामिल होते हैं। मानव आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वनों का विदोहन करने पर तुला हुआ है। हर तरीके से पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% वन की आवश्यकता होती है, लेकिन आज हमारे देश में लगभग 24% वन है। कितना प्रतिशत? 24%। और वनों का प्रदेश, भारत में सबसे ज्यादा वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। जबकि अगर सवाल पूछ दे कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से कहां पाया जाता है, तो आंसर होगा मिजोरम। अब है इसके बाद अगला जो बिंदु है, तीसरा बिंदु है दवाई या औषधि। मानव के जीवन में किस तरीके से लाभ पहुंचा रहा है? तो तीसरा बिंदु दवाई या औषधि। हमारे जैव विविधता के अंतर्गत 43,000 पौधा की प्रजातियां पाई जाती है। हमारे इस जैव विविधता के अंतर्गत 43,000 पादपों की प्रजातियां हैं, जिससे अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है, जो मानव में होने वाली कई प्रकार की बीमारियों का उससे उपचार किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह दें, जैसे आज जितनी सारी दवाइयां जो बनती है, औषधि है या दवाई है, ये दवाई की अगर बात करते हैं तो पेड़ पौधा से भी दवाइयां, जड़ी बूटी से दवाई बनाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मॉर्फिन की बात करते हैं, मॉर्फिन से दर्द निवारक दवाइयां बनाई जाती है। इसके बाद है सिनकोना का छाल, जो सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में पाया जाता है, और सिनकोना के छाल से मलेरिया रोग का उपचार किया जाता है। अगर हम पीपल की बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल जो है दिन रात जो है शुद्ध ऑक्सीजन देता है, हमेशा शुद्ध हवा प्रदान करती है, जो मानव के लिए प्राणवायु साबित होता है। और नीम, इसके अलावा एलोवेरा, ये सभी नीम है, एलोवेरा है, ये सभी वनस्पतियां मानव के जीवन में हर तरीके से लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है, द्विस्तरीय सवाल संपन्न होता है। और एक बातें और बता दें, जैसा कि मैंने पर्यावरण की अगर बात की, तो अमेजन जो वन है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अमेजन जो वन है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, और वहां का जो वन है, उस जंगल से 20% ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के अभाव में मानव जीवित नहीं रह सकता है। अर्थात कहने का मतलब ऑक्सीजन के बिना मानव का जीवित रहना संभव नहीं है। तो सवाल था आपका कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के जीवन में किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो जैव विविधता की परिभाषा में मैंने आपको बताया जस्ट नाउ, प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की बहुलता को जैव विविधता कहा जाता है। इसके तहत ज्ञात अज्ञात सभी सजीवों को शामिल किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैव विविधता मानव के जीवन में कई तरीके से लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। पहला बिंदु उत्पादक, दूसरा बिंदु पर्यावरण, और तीसरा बिंदु औषधि, जिसकी व्याख्या कर दी। और जिन जिन बिंदुओं में जिस प्रकार से व्याख्या हम किए हैं, उसको आप लोग लिखने का काम करेंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन का जो उत्तर है समापन होता है। धन्यवाद।